नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली की, जहां सत्ता को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जनता के बीच उतरकर जनाधार साधने का काम कर रही हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की ही, जहां बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो के जरिए संवाद किया, ऐप के जरिए संवाद किया। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे हम मध्य प्रदेश का, जहां खंडवा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पटेल के राहुल गांधी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने अपने विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। इसके बाद से वे इस मामले के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जनता के बीच उतरकर जनाधार साधने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेगा प्रचार प्लान बनाया है। बीजेपी के दिग्गज नेता अगले 10 दिन पूरी दिल्ली को मत देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने मेगा चुनाव प्रचार का प्लान तैयार कर लिया है। जनता को साधने के लिए पीएम मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 1.5 दर्जन रैलियां प्लान की गई हैं। इसी के साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेता अगले 10 दिन तक जनसभाएं करेंगे। इस कड़ी में जनसभा करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी झोंका गया है। बड़े मंत्रियों के जिम्मे 2-2 विधानसभा सीटें दी गई हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी सुरेंद्र भाटिया जी, सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां प्रचार में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो खास रणनीति बनाए हुए है, अपने मंत्रियों को भी इस चुनाव में उतार रही है। क्या कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती बीजेपी? देवेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से हरियाणा में चुनाव लड़ा और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, वहां उनकी पार्टी की जीत की बजाय उनकी रणनीति की जीत थी, उनके माइक्रो मैनेजमेंट की जीत थी। और दिल्ली में 98 से बाद भारतीय जनता पार्टी का 26 वर्ष का जो सूखा है, वो इस बार उनको आशा है शायद वो टूट जाए। वैसे ये बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा मुश्किल दंगल में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि वो हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और उसके पन्ना प्रमुख से लेके और अपने का जो कैडर है वो इस बार दिल्ली में दोबारा 26 वर्ष बाद दोबारा दिल्ली में सत्ता में आना चाहता है। आम आदमी पार्टी का मुकाबला कहते भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को यह भी आशा है कि जिस ढंग से इस बार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के 4% के लगभग पिछली बार चुनाव थे, 2015 और 20 में उनकी 0 सीट थी। इस बार कांग्रेस पार्टी अगर जो ऐसा माना जा रहा है 11 से 12% वोट ले जाती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए उसी ढंग से मुश्किल हो सकती है जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किल की। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेके उत्साहित है। मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दम जो है वो दिल्ली चुनाव में झोंक दिया है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, और हमारे यहाँ हरियाणा के तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, क्योंकि दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा के जो बड़ी संख्या में पूर्वांचली
और हरियाणवी। इसमें हरियाणवी वैश्य समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं। लगभग 40 सीटों पर हरियाणा के लोग दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करते हैं और लगभग 20-22 सीटों पर पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का जो वोट है वो प्रभावित करता है। आप देखेंगे उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश जी की भी मदद ली है और मनीष तिवारी उनके पूर्वांचल के जो एकमात्र सांसद है, पिछली बार 7 में से एक मनीष को छोड़कर, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ, मनोज जी जो सांसद है पूर्वांचल के जो गायक भी है जी, मनोज तिवारी जी, उनकी टिकट रिटेन की गई थी, बाकी सभी 6 की टिकट काटी गई और अब उनमें से कुछ लोगों को टिकट दी गई है। रमेश वटूरी को दी गई है, परवेश वर्मा को दी गई है। बड़े नेता चुनाव मैदान में उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और मोदी जी ने जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है, उनको आपदा कहा है, उनके अतिरिक्त सारे देश में अरविंद केजरीवाल की इन फ्री की घोषणाओं का विरोध करने के बावजूद दिल्ली में जेपी नड्डा से लेके अमित शाह जी और मोदी जी सभी ये घोषणाएं कर रहे हैं कि कल्याणकारी नीतियां जारी रहेंगी और उनके संकल्प पत्र का जो अंतिम जो चिन्ह है, अंतिम जो पॉइंट, उसमें उन्होंने खास तौर पे अंकित किया है इसको कि हम कल्याणकारी सभी नीतियों को जारी रखेंगे। मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। जीत हार किसकी होगी ये समय बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ भी सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो कुल मिलाकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी। रुख करते हैं अब दूसरी खबर की ओर। यह भी उसी चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से वीडियो के जरिए संवाद किया। नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दिल्ली के सभी मंडलों के लगभग सभी बूथों के कार्यकर्ता वीडियो कॉल के माध्यम से पीएम संवाद से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है, उनकी पोल खुल गई है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता निकल पड़ी है। हार के डर से आपदा वाले रोज रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। वो नारे लगाते हुए कहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है कि फिर खाएंगे। उन्होंने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचना है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, अपने मंत्रियों को उतार दी है। वहीं अगर जो ये देखा जाए कि अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से मुस्तैद रख रही है। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए उन्हें यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाएं। क्या लगता है कि इस बार जो पोलिंग बूथ यानी कि जो निचला कार्यकर्ता है, उच्च स्तर पर अगर जो देखा जाए तो मंत्री तो आ ही रहे हैं, लेकिन निचले कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से जोश भरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देवेंद्र जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता इससे पूर्व किसी राजनीतिक दल ने ये किया। सभी वोटर के टेलीफोन नंबर, सभी के कॉन्टैक्ट लिए हों, ये हम पन्ना प्रमुख के बिना सकता। आम तो दूसरे राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये पन्ना प्रमुख है, ये बिल्कुल एक जुमला है। लेकिन मुझे एक अनुभव इसलिए हुआ, मेरे एक मित्र परिवार से संबंधित है मंजिंदर सिंह सिरसा, तो उनके जो फादर हैं वो हमारे मित्र हैं। उनका कल फोन आया और उन्होंने मुझे रजौरी गार्डन के एक पीडीएफ भेजा जिसको मैं देख के हैरान हो गया। लगभग
सभी वोटर के टेलीफोन नंबर है, सभी के एड्रेस है, इवन की वो कहाँ से संबंधित है उसका भी उनके पास ब्यौरा है। ये हरियाणा से है, ये पंजाब से है, इनकी रिश्तेदारी सिरसा में है, इनकी रिश्तेदारी है, इनकी जलंधर में है। इतना माइक्रो मैनेजमेंट कोई राजनीतिक दल अगर करता है तो वो नीचे उसी ढंग से ला सकता है किसी ढंग से। हरियाणा में बड़ी हार की ओर बढ़ रही बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, तो ये इस बार चाहे उसके लिए उनके पास सरकारी एजेंसियां हैं और चीजें हैं, साधन है, और उसके अलावा एक कितनी बड़ी पार्टी है जिसके बाद पैसे की कमी नहीं है, तो उन्होंने इस पे काम किया। और फिर वो बड़े नेताओं का काम है अरविंद केजरीवाल पर हमला करना और कांग्रेस पर हमला ना करना, क्योंकि कांग्रेस जितना बढ़ेगी, कांग्रेस जितना बढ़ेगी वो केजरीवाल का नुकसान होगा। दो जो वोटर हैं, अगर मुस्लिम वोटर अगर कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता है तो वो नुकसान सीधे सीधे जो है वो आम आदमी पार्टी का, लाभ बीजेपी का। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और उनकी माइक्रो मैनेजमेंट जिस ढंग से चल रही है, मुझे ये लगता है कि हम जिस ढंग से पहले हम हरियाणा से और महाराष्ट्र के भविष्यवाणी पत्रकार कर रहे थे, शायद दिल्ली में कोई भी भविष्यवाणी करने से इस बार वो झिझकेगा, डरेगा भी, पता नहीं इनकी माइक्रो मैनेजमेंट किस हद तक बीजेपी को लाभ देंगे। जी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल जाने की जहां तक बात आई है उस आरोपों में, तो इसका भी असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है? देवेंद्र जी, जो लाभ पहले ईमानदारी के नाम पे केजरीवाल की पार्टी को मिला था, अब लोग ये कहने लग गए हैं भ्रष्टाचार। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई बहुत बड़ा आरोप रहा हो। अब वो पहले अरविंद केजरीवाल को अलग से मानते थे, भी ये लोग आए हैं क्रांति से पैदा हुए हैं, तो ये लोग जनता के लिए केवल काम करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। लेकिन इन आरोपों ने उनकी स्थिति को कुछ कमजोर किया है। लेकिन भ्रष्टाचार मैं नहीं मानता बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में रहेगा। दिल्ली के चुनाव में मुद्दा जो फ्री रेवड़ियां बांटने की प्रथा अरविंद केजरीवाल ने आरंभ की थी, उससे शुरू होके उसी पे खत्म होगी और जो पार्टी ज्यादा मैनेजमेंट करेगी वो पार्टी जीतेगी। और पार्टी मैनेजमेंट करने में भारतीय जनता पार्टी भी माहिर है। और हालांकि आम आदमी पार्टी का भी जो कोर कार्यकर्ता है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो हरियाणा का हो, सभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पंजाब की सरकार आने के बाद उसके साधनों की भी बहुत ज्यादा कमी नहीं रही है आम आदमी पार्टी के पास। तो ऐसा लगता है कि मुकाबला बड़ा कड़ा होगा और बीजेपी अपनी मैनेजमेंट के माध्यम से इस बार ये अवश्य है अपनी सीटें 2-3 गुना अवश्य करेगी। पिछली बार उनकी 8 सीटें आई थी, हो सकता है इस बार वो बहुमत के नजदीक पहुंचे या बहुमत के पार जाए, लेकिन उसको लाभ जरूर होने जा रहा है। जी, बीजेपी को लाभ जरूर होने जा रहा है और थोड़ी सी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो आम आदमी पार्टी है उसे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए सुरेंद्र भाटिया जी। तो दिल्ली की जो राजनीति है, ये राजनीति में जो बीजेपी है वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और इस माइक्रो मैनेजमेंट के कारण ही हरियाणा में हारती हुई पार्टी सत्ता में आ गई। अब यह भी कहा जा सकता है कि यह पार्टी जो है बीजेपी जो है वो दिल्ली में भी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। खंडवा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के राहुल गांधी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अरुण यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर कहा है कि मैं जानता हूं कि वह किस तरह सांसद बने हैं और वह पहले क्या थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने राहुल गांधी की
महू में निकलने वाली संविधान बचाओ यात्रा के सवाल पर कहा था कि राहुल गांधी का जब मन होता है सैर सपाटे के लिए यात्रा निकाल लेते हैं और इन यात्राओं का क्या प्रभाव पड़ता है यह आप सब लोग जानते हैं। उनकी यात्रा से कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। सांसद पाटिल के इस बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ज्ञानेश्वर पाटिल कैसे सांसद बने हैं, वह पहले क्या थे यह भी सब जानते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं और देश के नेता हैं। देखिए, राहुल गांधी के पास कुछ काम बचा नहीं है। राहुल गांधी तो जब साल 2 साल हो जाता है तो एक सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं। वो कहीं पर भी जन जागरण यात्रा निकाले, कुछ भी निकाले, उनको उस यात्रा का कितना कहाँ का क्या लाभ हुआ है आपने भी देखा है और इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोग इनकी बातों से गुमराह होने वाले नहीं है। एक बार थोड़ा गुमराह होने की कोशिश जरूर उन्होंने करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सब झूठ और झूठ के अलावा कुछ फैलाने का काम नहीं करते। इसलिए अब लोग इनके बहकाव में ना तो आने वाले हैं, ना तो इनकी यात्रा में कोई लोग जाने वाले हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आप सांसद बन गए, भगवान और इस क्षेत्र की जनता पे आप क्यों पार्षद थे, समझे ना। अब ये ना भूले, और आपकी कितनी सीमाएं मैं जानता हूँ। आप में आपकी क्या सीमा है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने देश की आजादी दिलाई। कोई वाजपेयी ने आजादी में कोई था क्या? आरएसएस का एक आदमी का नाम बता दीजिए आजादी की लड़ाई में हमारे साथ था। तो कांग्रेस पार्टी सदैव देश के रक्षा के लिए काम करती है। राहुल गांधी जी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं और भाजपा संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी हो रही है जो महू में 27 जनवरी को जो यात्रा निकलने वाली है उसको लेकर के। अब रुख करेंगे चौथी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने अपने विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। इसके बाद से वे इस मामले के चलते सुर्खियों में आ गए। अभी तक नगरपालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अस्पताल और अन्य कई विभागों में विधायक या सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति होती थी, लेकिन विधायक प्रीतम लोधी इस मामले में एक कदम आगे बढ़े और पुलिस थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। विधायक लोधी के थानों के विधायक प्रतिनिधि नियुक्त के लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ा इस तरह के किसी लेटर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लेटर से पता चलता है कि पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने अपनी विधानसभा के 3 थानों में प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि जो 3 थाने हैं, 3 थाने, इसमें जो है प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। पहले जो एमएलए जो होते थे वो अलग अलग जगह अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, लेकिन थानों में प्रतिनिधि नियुक्त करने का चलन नहीं था। हालांकि इन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। संबंधित जिले के कलेक्टर को भी एक पत्र प्रेषित कर दिया है, साथ ही साथ वहां के एसपी को भी पत्र प्रेषित कर दिया है और उन जिलों के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये बातें साफ कही हैं कि इस तरह के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का कोई जो नियम है ये संज्ञान में हमारे नहीं है। तो इस तरह की अगर जो नियुक्ति होती है तो आखिर नियुक्तियां क्यों होती हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जो लोधी जी ने यह नियुक्ति की है तो आखिर क्यों की है। जहां अगर जो थानों में अगर प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए जाते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसका जवाब तो वो स्वयं वही देंगे। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।